हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया था, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। लेक्चर 4 सेकेंड थर्ड ऑलरेडी हो चुका है। ये लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4। सो लेट्स बिगिन। लास्ट लेक्चर में हमने ये बात किया था, लास्ट स्लाइड जब चल रही थी कि जब जो 1970 के जो डेकेड का जो पावर्टी इंसिडेंसेस उस टाइम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, तो गवर्नमेंट ने कुछ इम्प्रूवमेंट किए, कुछ इंटरवेंशन प्रोग्राम स्टार्ट किए। 3 ऐसे प्रोग्राम्स थे जिसके बारे में हमें जानना था। फर्स्ट ये था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके बारे में हमने पिछले पिछले वीडियो में बात कर ही लिया है बहुत डिटेल्स में। दूसरा ये प्रोग्राम था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDS, इन 1975। इसमें बेसिकली ये था कि जो भी चाइल्ड होते हैं, जब उनका बर्थ होता है तो उनकी एज यानी 0 to 5 के बीच में उनको जो है, जो आंगनवाड़ी क्षेत्र होते हैं गांव में, आपने सुना होगा एक वर्ड आंगनवाड़ी, जो आशा उनको करती हैं, प्रोक्योर करती हैं, तो वो जो भी चाइल्ड का डेवलपमेंट है इनिशियल 5 ईयर्स के एज के बीच का, तो उनको उस आंगनवाड़ी क्षेत्रों के माध्यम से इन बच्चों को थोड़ी सी 2 टाइम का भोजन प्रोवाइड कराया जाए, उनको थोड़ी सी एजुकेशन दी जाए। ठीक है ना। जब ये 3 साल में पहुँचे और उनका फ्री में मेडिकल चेकअप हो, तो बच्चों की जो परेशानियाँ होती हैं, जैसे उनके बच्चे जब होते हैं तो उनका जो चाइल्ड डेथ रेट होता है वो बहुत ज़्यादा है अभी इंडिया में, उसको डिक्रीज किया जाए। बच्चे जब पैदा हो रहे हैं तो उनकी हाइट कम रह जाती है, उस चीज़ को कंप्लीट किया जाए कि जो लो हाइट है, लो वेट का होना, इस समस्या को दूर किया जाए। इसके लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। सेकेंड थॉट ये था फूड फॉर वर्क, आप वर्क करिए, आपको उसके लिए क्या मिलेंगे, भोजन मिलेगा। ये स्टार्ट किया गया था 17 to 78 के बीच में। उसके बाद में ये जैसे चल रहा था, 10 से 20 सालों तक चला। उसके बाद में समझ आ गया 2000, सन 2000, इसमें 2 स्पेशल स्कीम्स लॉन्च किए गए। एक का नाम था अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना, जैसे कार्ड के बारे में मैंने पढ़ा था कि अंत्योदय जो कार्ड होता है, पुअरेस्ट टू द पुअर जो फैमिली है उनके लिए अंत्योदय अन्न योजना स्टार्ट किया गया। और एक और प्रोग्राम था जिसको बोलते हैं अन्नपूर्णा योजना। ये दोनों स्टार्ट इसलिए किया गया था, स्पेशल टारगेट किसके ऊपर था, वो पुअरेस्ट टू द जो पुअर फैमिली हैं जो सोसाइटी में है, जो स्लम्स एरिया में रहते हैं, जो बेगर्स हैं, वो भी पुअरेस्ट टू द पुअर कैटेगरी में आते हैं, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं, इनके ध्यान में रख करके दोनों प्रोग्राम से स्टार्ट किए गए। और इसके साथ ही जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाली थी, ये बहुत ज़्यादा क्या थी, इफेक्टिव हो रही थी साथ में। और ये प्राइस की स्टेबलाइजिंग जो प्राइस होती है ना, कि प्राइस में कभी ऐसा नहीं कि कभी बहुत महंगा हो गया, कभी महंगाई बहुत नीचे आ गई, तो उसको एक एक कह सकते हैं कि एक मार्क पे इस्टेब्लिश करके रखा गया है कि हाँ इसी पे देना है तो देना है। तो मार्केट में जो बिचौलिए होते हैं, मीडिएटर्स होते हैं, वो भी ज़्यादा अपना चार्ज नहीं कर पाते थे, इसीलिए जो प्राइस जो है इस्टेब्लिश हो गई। और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि जो फूड की अवेलेबिलिटी है कंज्यूमर्स को, कंज्यूमर्स वही हमारे जो टारगेटेड सोसाइटी थी, वल्नरेबल जो ग्रुप्स थे, उनको अफोर्डेबल प्राइस पे, जितने में वो सक्षम है खरीदने के लिए, उस प्राइस पे गवर्नमेंट ने इसको इस पीडीएस सिस्टम जो था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू पहुंचाने में बहुत ज़्यादा हासिल की। लेकिन फिर भी सेवरल ऑफ ग्राउंड्स पे इन जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप्स लिए गए उसका क्रिटिसिज्म भी होता है कि गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। कि जैसे पीडीएस वाले जो राशन स्टोर्स हैं, अगर अगर किसी के फैमिली में 2 या 3 पर्सन है, तो उनका अगर अनाज हो रहा है 20 किलो, तो वो उनको 20 केजी नहीं देते हैं, 10 केजी में ही निपटा देते हैं, या 12 केजी दे देते हैं, कहते हैं बाकी ख़त्म हो गया। तो इसके बहुत सारे फॉल्स भी हैं कुछ इसके इसके लिए सीजन भी इन आधार पे होता है कि अच्छे से इस प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं पाया। और इसके साथ भी, तो जब हो ही नहीं पाया तो इसके साथ भी जो हंगर है उसको भी हमने पूरा तरीके से ख़त्म नहीं कर पाए। और बहुत सारी ऐसे जो ग्रेनरीज हैं जो राशन खरीद के लाती है गवर्नमेंट, वो क्या करती है कि वो जो एफसीआई के गोदाम होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको सेटअप करती है, फॉर्मेट से खरीद के वहाँ स्टोर करती है। उसके बाद ये बोला जाता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट क्या करें, उनको खरीदें और अपने वहाँ राशन स्टोर्स पे पहुँचाएं। सेंटर कहाँ कहाँ के लिए पहुँचाती रहेगी। तो वो जहाँ पे जो बफर स्टॉक बना के रखा जाता है, कभी कभी बफर जो स्टॉक बना के रखा गया है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होता है। लाइक वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, जहाँ पे वो जिस पैकेज में जो बोरे में आप बोलते हैं ना, बोरा,
तो जिस जिस पैकेट में रख के उसको वहाँ स्टोर किया जाता है, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, उसको रखते हैं, तो उसके ऊपर कोई शेड ही नहीं। शेड इन सेंस कि उसको किसी रूम के अंदर में नहीं रखा था, बहुत जगह गोदामों पे ऐसे बाहर ही रख दिए। तो क्या होता है कि कभी बारिश आ गई, कभी हवाएं चल रही हैं तेज, तो उसके कारण वो नमी पा करके, ह्यूमिडिटी पा करके वो सड़ जाते हैं। कुछ ऐसे फूड ग्रेन्स हैं जो सड़ जाते हैं, या फिर क्या होते हैं ऐसे रखे रखे सड़ जा रहे हैं, या फिर कुछ जो चूहों के द्वारा खा लिए जाते हैं। तो इसके पीछे जो गवर्नमेंट के लिए क्रिटिसिज्म होता है कि गवर्नमेंट जो है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दे रही, कि जहाँ एफसीआई का गोदाम है वहाँ प्रॉपर एक कोल्ड स्टोरेज रूम हो, वहाँ पे व्हीकल्स हो, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड जो कनेक्टिविटी ठीक ठाक हो, इस पे ध्यान नहीं दे रही। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे जब 2002 था, तो अब एक्सेसिव फूड स्टॉक हो चुका था, कि जितना लिमिट होना चाहिए उसी से बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हुआ, और ये हो चुका था। तो जो व्हीट एंड राइस का स्टॉक था बहुत ज़्यादा मात्रा में हो चुका था, जो नियर अबाउट 63 मिलियन टन जो है बहुत ज़्यादा था। लेकिन ये इससे ज़्यादा था, 63 मिलियन टन पहुंच गया था, जो बहुत ज़्यादा था। कि जो टारगेट है कि मिनिमम बफर कितना रखना है, 24.3 मिलियन टन से रखना है, तो उससे बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि 63 ये पहुंच गया था। ये 2002 और 4 के बीच की बात है, उस टाइम में हो गया था। तो इसीलिए कि ये भी जो स्टॉक्स है, उसके बाद इसको धीरे धीरे क्या किया गया, धीरे धीरे स्टॉक्स को इसको स्टॉक को रिड्यूस किया गया, और बाद आगे चल कर के गवर्नमेंट ने भी सोचा कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है, तो एक काम करते हैं कि बफर जो हमारा नॉर्म्स है इतना ही रखना है, इसी लेवल को बढ़ा देते हैं, तो दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो एक्सेस स्टॉक हो गए और स्टावेशन, देखिए एक्सेस स्टॉक तो एक तरीके से हम कह रहे हैं कि 2012 में है कि किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में एक्सेस स्टॉक है। फिर भी कुछ ऐसे जो वल्नरेबल सोसाइटी हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्टावेशन झेल रहे हैं, भूखमरी से भी प्रताड़ित हो रहे हैं। तो आखिर इतना एक्सेस प्रोडक्ट होने के बाद जब आपका अनाज चल रहा है, दूसरी तरफ ऐसे कुछ लोग हैं जिनको ये भोजन मिल ही नहीं पा रहा है, स्टावेशन झेल रहे हैं। तो ऐसे ये पैराडॉक्स क्यों है, विरोधाभास अपने आप में क्यों है, को झेलिए। रिसेंट ईयर में देखा गया कि जो बिग ग्रेनरीज होते हैं, वो क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, उनको बाई कर ली, बाई करके उनको क्या कर लेते हैं, स्टॉक्स कर लेती है, और स्टॉक कर लेती है। और साथ में हम ऐसे लोगों को भी देख रहे हैं, जो ऐसे लोग हैं जो विदाउट फूड हैं, विदाउट फूड हैं। आप बेगर्स की कंडीशन देखिए, बेगर्स की कंडीशन देखिए, फिर उन इलाकों के लोग देखिए जो ऐसे, वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह खाना बदोश वाली ज़िंदगी जीते हैं, नोमैडिक लाइफ जीते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं। स्लम्स एरिया में जाइए तो वही कंडीशंस हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको जो है फूड एक्सेस नहीं कर पाए। इसके पीछे मेन रीज़न क्या है, मेन रीज़न ये है कि जो अनफ सिचुएशन है पुअर्स का, वो उन चीज़ों का इस्टेब्लिश नहीं होना पाना, उनके पास ये इस्टेब्लिश हो ना पाना। दूसरा चीज़, उनके पास इतनी एनफ मनी नहीं है, इतना एनफ इनकम ही नहीं है कि वो जा कर के वो जो 2 से 3 रुपए किलो के जो अनाज मिल रहे हैं वो भी खरीद सकें, इतने उनके इतने भी पैसे नहीं हैं। इसीलिए इसके पीछे सिंपल सा रीज़न किसको दिया जाता है कि जो पीडीएस है वो क्या करते हैं, जो पीडीएस डीलर है ना, वो माल प्रैक्टिस करते हैं। माल प्रैक्टिस का मतलब भाई, अनाज आया गरीबों को बेचने के लिए, वो क्या करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए उसको मार्केट में ले जा करके बेच देते हैं। तो माल प्रैक्टिस करते हैं, घूसखोरी करते हैं, भ्रष्टाचार वाली सिस्टम अपनाते हैं। और ये जो सिचुएशन है, इससे निपटने के लिए कुछ जैसे एनजीओ टाइप में होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो अपने पैसे से लोगों की हेल्प करते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं। तो ये जो है कंट्री में भी कुछ हैं जो इन चीज़ों को दूर करने में प्रयासरत है। जैसे कि आप सदर्न और वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री के जाओगे, तो यहाँ पे बहुत सारे कोऑपरेटिव्स है, ये वही कोऑपरेटिव्स हैं जहाँ पे 10 लोग, आपको याद है ना, हिस्ट्री में पढ़ रहे थे हम, हिस्ट्री में कार्ल मार्क्स ने वो दिया था, एक सिस्टम दिया था कि कोऑपरेटिव्स बनाने चाहिए। सोवियत रूस में इसी को लेकर हंगामा हुआ था, युद्ध हुआ था, लोगों ने हंगामा किया था, तो कोऑपरेटिव बनाए गए। ये जो है फूड सिक्योरिटी से निपटने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रोल अभी निभा रहे हैं। ये क्या करते हैं कि 10 लोगों की ग्रुपिंग होते हैं, ये क्या करते हैं, लोगों से चंदा वसूलते हैं, जितने पैसे कलेक्ट होते हैं उस पैसे को क्या करते हैं, डोनेशंस लेते हैं लोगों से, और 10 लोग मिल करके जितने डोनेशन कलेक्ट उसका फूड आइटम खरीदते हैं, और स्लम्स एरिया में जा करके, जहाँ पे बेगर्स हैं, या फिर जो जहाँ जहाँ पे चाइल्ड रिहैबिटेशन सेंटर होता है, बच्चे जो जैसे कैसे गुमशुदा हो गए, तो उनको अनाथालय जिसको बोलते हैं आप, तो अनाथालय में लाके जो बच्चे हैं उनको अगर भोजन नहीं मिल पाता है तो उनको प्रोवाइड करवाते हैं।
तो ये सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिवली हैं अभी। सेम तरीके से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी मदर डेयरी, अमूल, ये ब्रांड है कुछ, मदर डेयरी और अमूल, ये गुजरात के दोनों ब्रांड है बेसिकली। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, वैसे ही मिल्क प्रोडक्शन के लिए वाइट रिवॉल्यूशन हुआ था कि दूध का उत्पादन जो है, मिल्क का प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना है। तो ये गुजरात में मदर डेयरी और अमूल वालों ने क्या किया कि वहाँ के जो फार्मर्स होते थे ना, जो जो क्या कर रहे हैं, एनिमल रियरिंग करते थे, उनसे क्या करते थे, उन्होंने टाइप कर लिया कि आप सोचो, जितना भी अब मिल्क जो है 10 गांव से 12 गांव से धीरे धीरे स्टार्ट किया कि गांव में जाते थे, कंपनी के जो एजेंट होते थे कहते थे कि काम करिए, आपका जितना भी दूध होगा वो आप हमें बेच दीजिए, हम आपको तुरंत प्राइस देंगे, और ये दूध हमारे पास क्या करिए, आप बेच दीजिए, हम इसको पैकेट में भर करके मार्केट में सेल करेंगे। तो इससे क्या हो गया कि एक तरीके से कह सकते हैं कि एक फिक्स जो है इनकम जो है इससे इस्टेब्लिश हो गई। तो गांव-गांव में जाते थे, तो मान लीजिए कि 10 दूध बेचने वाले हैं, वो क्या करते थे, अमूल के एजेंट आते थे, उनको दूध बेच दे देते थे। वो अपना लेके गए अपनी कंपनी में, फैक्ट्री में उसको प्योरीफाई करके पैकेट में पैकेट में बंद करके वो सिटीज़ में बेच देते थे। इससे क्या हो गया कि कंपनी को भी फ़ायदा हुआ, और जो फार्मर्स थे, जो एनिमल रियलिंग में बिजी थे, उनकी इनकम एक फिक्स्ड हो गई, उसके कारण उनकी इनकम बढ़ी। तो सेम तरीके से धीरे धीरे एक छोटे लेवल पे स्टार्ट किया गया, और ये आज पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, मदर डेयरी और अमूल। जितने भी सिटीज जाएंगे, इन दोनों पैकेट्स के आपको मिल्क प्रोडक्ट्स मार्केट में जरूर मिल जाएंगे। तो ये जो है, इसलिए इनको ये बोला जाता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थे बेसिकली, कोऑपरेशन कर करके एक दूसरे का डेवलपमेंट किए, ऐसी सोसाइटी की ज़रूरत है आज भी इंडिया में। अगर फूड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट एंड सेकंड है उसको अचीव करना है, तो गवर्नमेंट को तो प्रयासरत रहना ही चाहिए। ऐसे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ऐसे जो है अदर पार्ट्स में क्यों नहीं बना सकते, हम यूपी में, बिहार में भी बना सकते हैं। एक फैक्ट्री लगाएं, थोड़ा सा स्टार्टअप स्टार्ट करें, और लोगों का इनकम भी ऐसे होगा और कंपनी का भी ग्रोथ होगा, दोनों लोगों को फायदा होगा। ओके, यही चैप्टर भी खत्म होता है, और इकोनॉमिक्स जो है ये भी खत्म होता है आपका। ओके, थैंक यू।